योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत, कहा स्वच्छता और जागरूकता से रोका जा सकेगा संचारी बीमारियों को। कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार की सख्ती के बेहतर नतीजे आए सामने। राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 86.04% पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 2 लाख लोगों की हुई जांच। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ट्विटर के माध्यम से देश भर के छात्रों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर किया संवाद। कहा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी छात्रों के सुरक्षित भविष्य का फैसला। और हाथरस की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष जांच दल एसआईटी का किया गठन। मुख्यमंत्री ने कहा घटना के दोषियों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 1 माह के संचारी रोग नियंत्रण अभियान के 3य चरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह अभियान कई विभागों का समन्वित प्रयास होगा, जिसमें स्वच्छता और जागरूकता के माध्यम से कई संचारी बीमारियों को रोका जा सकेगा। पहले ही इस माध्यम से जेई, एई, चिकनगुनिया और मलेरिया पर नियंत्रण पाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन जागरण के चलते संचारी रोगों की मृत्यु दर में अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई है। अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता के माध्यम से पूरे प्रदेश से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विगत 3 वर्षों से लगातार शासन एक अभियान चला रहा है। अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता से कैसे किसी भी महामारी को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, विगत 3-4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिणाम आए हैं वह देश और दुनिया के लिए अपने आप में एक उदाहरण बने हैं। प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। लेकिन मौत के आंकड़े नियंत्रण में नहीं आ रहे थे। आज से 3 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में एक अंतर विभागीय कार्य योजना तैयार हुई। यूनिसेफ, WHO, तापात जैसी संस्थाओं का इसमें सहभागिता हुई। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का योगदान लेकर के पूरे प्रदेश में जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, आज उसके बहुत बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियों के बावजूद सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये भी निर्देश दिए हैं कि नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं 15 अक्टूबर के बाद से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। नई गाइडलाइंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद जारी की गई हैं मुख्य सचिव के द्वारा। ये जो नई गाइडलाइंस हैं इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियां जो अनुमन्य होंगी, विशेष रूप से स्कूल और कोचिंग संस्थान जो शैक्षणिक कार्य है वो 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकेगा। यह निर्णय स्कूल प्रबंधन और संस्थान पर रखा गया है कि वो विचार विमर्श वहाँ की स्थिति का आकलन करते हुए जिला प्रशासन से जो है तय कराएंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की अनुमति जारी रहेगी या ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी, उसको जो है प्रोत्साहित भी किया जाएगा और इस व्यवस्था को प्राथमिकता भी दी जाएगी।
जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं, कुछ छात्र अगर भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाय ऑनलाइन में ही रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन रहने की उनको छूट होगी और ये उनके अपने निर्णय पर निर्धारित होगा। छात्र संबंधित स्कूल और शैक्षिक संस्थान में अपने माता पिता यानी अभिभावक की लिखित सहमति के साथ ही उपस्थित हो सकेंगे। जहां स्कूल और शैक्षिक संस्थान में छात्रों की उपस्थिति बिना माता पिता के सहमति के नहीं हो पाएगी और ऐसा कोई स्कूल अनिवार्य भी नहीं कर सकेगा और माता पिता की सहमति अनिवार्य रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित गतिविधियों को दोबारा खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो आज से अमल में आ जाएंगे और इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल खोलने को लेकर राहत दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर अब ज्यादा गतिविधियों को खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस को 15 अक्टूबर से 50% की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी करेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय SOP जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस रीओपनिंग की प्रक्रिया के तहत दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से फैसला करने की छूट दी गई है। इसके अलावा भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हालांकि सरकार द्वारा स्वीकृत कार्गो और यात्री उड़ानें जारी रहेंगी। सरकार द्वारा जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अब हवाई अड्डे पर ही कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR परीक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 4095 है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 4444 है। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 5378 है, जिसमें 26% की कमी दर्ज की गई है। ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 86.4 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ 2 लाख लोगों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 4095 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 4444 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस गए हैं। इस समय जो कुल एक्टिव केसेस की संख्या है वो अब कम होकर के 50,378 रह गई है। इस प्रकार पिछले 2 सप्ताह में हमने देखा है कि 68,235 से ये संख्या घट करके 50,378 हो गई है, जो कि लगभग 26% की गिरावट है एक्टिव केसेस में। इस समय अब तक 3,46,859 लोग 3,46,859 पर्सन्स इतने लोग इन्फेक्शन के बाद पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और अब रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का 86.04% हो गया है। कोविड-19 की चुनौतियों को प्रदेश के मुखिया ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिस प्रदेश की आबादी 23 करोड़ हो, जिस प्रदेश के अधिकतर लोग नौकरी के लिए बाहर रहते हों, कोरोना काल में उसको लेकर प्रधानमंत्री की चिंता उचित ही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन करके पूछा कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी अधिक चिंता है। यदि हम यहाँ असफल हुए तो पूरे देश में संक्रमण को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। 40 लाख से अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से वापस आए। उन्हें काम और भोजन दोनों उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश ने इन जिम्मेदारियों के साथ उन तरीकों को भी अपनाया जिससे कोरोना का संक्रमण कम किया जा सके। मुझे याद है जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया 22 मार्च 2020 को। कहा कोविड-19 आ गया है देश में, यूपी से हमें चिंता है कैसे होगा, इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचा पाएंगे, क्या होगा, सबको चिंताएं थी। और आज हर व्यक्ति गर्व के साथ कहता है कि यूपी का रिजल्ट सबसे बेहतर है, पॉजिटिविटी सबसे कम है, डेथ रेट सबसे कम है। देश में कोविड की जांच के मामले में नंबर 1 पर है। इस गति को प्रदेश सरकार लगातार बढ़ा रही है। संक्रमित लोगों से अधिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या है। यह दर अब उत्तर प्रदेश में 85.80 हो गई है। अब तक 3,42,415 संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की क्षमता और ऊर्जा को दर्शाते हैं। हर चुनौती से निपटना उत्तर प्रदेश जानता है। अब तक कुल 3,42,415 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस से रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 85.80 हो गया है। इस प्रकार विगत 12 दिनों में हमने देखा है कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगभग 25% की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश ने आज 1 करोड़ टेस्ट का लैंडमार्क पार कर लिया है और अब तक कुल मिलाकर 1,98,896 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये पहला राज्य है देश का जिसने 1 करोड़ टेस्ट की संख्या को पार किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इस चुनौती से निपटकर नए सिरे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और कोविड के संक्रमण को भी पूरी तरह नियंत्रित करेगा। रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 52,73,201 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 83.53% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.56% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ट्विटर के माध्यम से देश भर के छात्रों से जुड़कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े उनके सवालों का जवाब दिया। ये सवाल शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण सुधारों और इस नीति के क्रियान्वयन से जुड़े हुए थे। गौरतलब है कि देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें स्कूली और उच्च शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही गई है। शिक्षा नीति की घोषणा के बाद से ही इसके क्रियान्वयन को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। कई वेबिनार और वर्चुअल सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने देश भर के छात्रों से संवाद किया। छात्रों से मैंने निवेदन किया था, आह्वान किया था कि किसी भी छात्र के मन में किसी भी प्रकार की कोई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के यदि मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहता है, कुछ उलझन है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो प्रश्न करे और मैं कोशिश करूंगा कि उनका मैं जवाब दूंगा। मुझे खुशी है कि पूरे देश से मैं देख रहा हूँ हजारों छात्र जुड़े हुए हैं और मैं सुबह से लगातार जवाब दे रहा हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ा है। राज्य हालातों को देखकर चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोल सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने इस निर्णय के लिए गृह मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए फैसला करेंगी। इसकी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर ये स्कूल खोलने का जो निर्णय गृह मंत्रालय ने दिया है, मैं
गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभारी हूँ। इसमें जब छात्र स्कूल आएगा तो ये भी गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि अभिभावक की लिखित सहमति भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब राज्यों के हाथ पर है और वो राज्य सरकारें बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से उन परिस्थितियों का आंकलन करके वो निर्णय लेते हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी स्मृति, अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों में समझदारी हमारे देश के लिए बड़ी संपत्ति है। वे कमजोरों की सेवा करने के लिए बेहद दयालु हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके गरिमामय व्यवहार ने इस पद की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। आपके मार्गदर्शन में देश सदैव ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा कि कृषि विधेयक सीधे किसानों के हित में है। इस विधेयक से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, फसलों के अच्छे और वाजिब दाम मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में बलियान ने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष बुवाई से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। देश में अभी तक किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों में बेचनी पड़ती थी। दूसरे राज्यों या ई ट्रेडिंग में फसल नहीं बेच सकते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक विधेयक 2020 पारित किया है। इस नए कानून के बन जाने से फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी। किसान कहीं भी अपनी कृषि उपज बेच सकेंगे। इस अध्यादेश का मूल उद्देश्य एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। बलियान ने कहा कि कृषि विधेयक किसी भी प्रकार से किसान के अहित में नहीं है। किसानों को तो फायदा है। हो सकता है कुछ बिचौलियों को समस्या रही हो, कुछ राजनीतिक दल किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं इस अध्यादेश के मामले में। एमएसपी जारी रहेगी, मंडी भी रहेगी और मंडी के बाहर अलग व्यापार डेवलप होगा। किसान के खरीदार ज़्यादा होंगे माल के। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। कोल्ड स्टोरेज, पॉली हाउस और आप कह सकते हैं जो सिस्टम भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत होगा। आज़ादी के इतने साल बाद किसान आज़ाद हुआ है एपीएमसी से। जो किसान मंडी में बांध दिया गया था, जिसके अधिकार छीन लिए गए थे, अब मुजफ्फरनगर के किसान हरियाणा, पंजाब कहीं भी अपना प्रोड्यूस ले जा सकता है। पहले पाबंदियां थी। किसान को एक तरह से आज़ाद करने का अध्यादेश है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर जिले के विकास भवन सभागार में किसान बिल के संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह बिल किसानों के लिए हितकारी है, जिससे किसानों को अपनी फसल को विभिन्न मंडियों में बेचने का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले का समर्थन करते हुए किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर उठाए गए इन कदमों को किसानों के लिए हितकारी बताया। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस बिल से किसानों का अहित नहीं होगा। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। सरकार के द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदम निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बेहतर भविष्य लेकर आएंगे। स्वामीनाथन कमीशन की आयोग की मांग बहुत दिनों से चल रही थी कि उनकी सिफारिशें मानी जा किसान के हित में। आज जो विपक्ष विरोध कर रहा है, कहते हैं खाने के दांत हाथी के दूसरे होते हैं, दिखाने के दूसरे होते हैं। ठीक विपक्ष की यही स्थिति है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संत कबीर नगर खलीदाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंझरिया में आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वृद्ध सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना था। इस अवसर पर गांव में नई पीढ़ी को स्वच्छता अभियान के तहत स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अपनाने के प्रति जागरूक किया गया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत मंझरिया के हर पेड़ों पर गांधी जी की फोटो भी लगाई गई और गांव के हर घर से निकलते हुए बुजुर्ग ने अपने हाथों में गांधी की फोटो लेकर मार्च भी निकाला।
गांव के विभिन्न रास्तों से निकलते हुए बुजुर्ग जन मॉडल प्राथमिक विद्यालय मंझरिया पहुंचे, जहां स्कूल स्टाफ ने उनका स्वागत किया और वृद्धजनों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया गया। आज वृद्धा दिवस है और भारत स्वच्छ अभियान के तरफ से हम लोग गांव की सफाई में लगे हुए हैं। आज वृद्ध सम्मान दिवस है और कल गांधी जयंती है। इन दोनों अवसरों को मिलाकर हमने आज मंझरिया गांव में, जहां हमारा स्वच्छ भारत एक्सप्रेस है यानी हमारा प्राथमिक विद्यालय मंझरिया, उसके तहत हम लोगों ने सफाई अभियान चलवाया, जिसमें पूरे गांव ने हमारा सहकार दिया है। और यहाँ से जितने भी हमारे बड़े लोग हैं जो हमें पहले से गाइड करते आए हैं, जो हमारा मार्गदर्शन रहे हैं, उन्होंने पूरे सहकार के साथ इस अभियान में हमारा सहकार किया है। और हम इससे बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बड़े हैं तो सब कुछ है, बड़े घर की नींव होती हैं और अगर हम उनका सम्मान करेंगे तभी हम टिके रहेंगे। जब तक हम उनसे जुड़े हैं तब तक ही हम यहाँ पर है, वो हमारी जड़ें हैं, हमें उन्हें पकड़ के रखना चाहिए। आज वृद्ध दिवस है और हमने अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों ने सफाई अभियान भी चलाया है। यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर वाराणसी में दुर्गाकुंड स्थित राजकीय वृद्ध आश्रम पर जिला प्रशासन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर आश्रम की निवासी वयोवृद्ध महिलाओं का कुशल क्षेम जाना और उनको हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोज के पैकेट इत्यादि वितरित किए। वरिष्ठ नागरिक प्रशासन की इस पहल से बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आश्रम पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की तरफ से हर तरह की मदद देने के साथ ही उन्हें विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है। और हम सभी लोग आकर के यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इसको इन सभी वृद्धजनों के बीच में सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनकी मेडिकल समस्याएं हो या इनके लिए विधिक समस्याएं हो, इन सभी पे इनको जागरूक करने के लिए और आवश्यक जो सुविधाएं प्रशासन की तरफ से उपलब्ध हो सकती हों, उसके लिए इन सबको बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये प्रोग्राम प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मुझे ये मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और हम सभी कोशिश करेंगे इन सभी की जितनी भी आवश्यकताएं हों वो हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उचित समय पर पूर्ण की जा सकें। यहाँ इस वृद्धाश्रम में इन माताओं के साथ, जो वृद्ध माताएं यहाँ हैं, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक तो सेलिब्रेशन है, दूसरा हमारे माननीय सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से हमारी कार्य योजना का ये एक भाग है जो आज इन माताओं के साथ हमें ये सेलिब्रेट करना है दिन को। और इस दिन विधिक रूप से जिस तरह की भी जागरूकता फैलाने की बात है, हम इनके लिए सहयोग के लिए पूरी तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से तत्पर हैं। प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उनसे कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे और प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। यह जांच दल आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा। विपक्ष द्वारा लगातार सरकार के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन पर और विपक्षियों द्वारा सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग पर आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ पर SME सेक्टर और खादी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में आज अपने आवास पर उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है। कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और बसपा की प्रमुख मायावती पर भी अपने संबोधन में जमकर निशाना साधा। उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस, सपा और बसपा कर रहा है, वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके वजह ये बोला जा सकता है योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी है और इसके आंकड़े हैं। कुछ घटनाएं हुई है, उस पर हमें भी खेद है।
सब हो, जो भी होएगा कानून के तहत होएगा, कोई भी दोषी होएगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो। योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत, कहा स्वच्छता और जागरूकता से रोका जा सकेगा संचारी बीमारियों को। कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार की सख्ती के बेहतर नतीजे आए सामने। राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 86.04% पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 2 लाख लोगों की हुई जांच। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ट्विटर के माध्यम से देश भर के छात्रों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर किया संवाद। कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी छात्रों के सुरक्षित भविष्य का फैसला। और हाथरस की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष जांच दल एसआईटी का किया गठन। मुख्यमंत्री ने कहा, घटना के दोषियों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई।